गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव मतलब कोशिका में जितने कोशिकांग पाए जाते हैं, आज सबके बारे में डिटेल से जान लेंगे। अगर ये वीडियो समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें। इसके बाद आपको अपने आप याद हो जाएगी कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका झिल्ली क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, हरित लवक क्या होता है। इसको ध्यान से पढ़ना। लेकिन कोशिका भित्ति देखो दोस्तों, अपनी ये कोशिका है और ये 2 परतों से मिलकर बनी रहेगी। अगर पादप कोशिका है तो, और जंतु कोशिका है तो उसमें एक ही परत पाई जाएगी। तो बस इसी की हिंदी करनी है अपन को। इसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं, बाहर वाली को कोशिका भित्ति बोलते हैं। कोशिका झिल्ली के बाहर जो परत पाई जाती है उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में तो पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। अब बनी किसकी होगी? कोशिका भित्ति सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। ठीक है दोस्तों, कोशिका भित्ति की बात इतनी है। अब कोशिका भित्ति के कार्यों की बात आएगी। अब बाहर लेयर पाई जाती है तो या तो सुरक्षा का कार्य करेगी, या तो पहला कार्य इसका यही है, एक तो कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करना। कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करना। और दूसरा काम क्या है? कोशिका को कठोर एवं मजबूत बनाना। कोशिका को कठोर एवं मजबूत बनाना। दोस्तों, अगर वीडियो साफ नहीं हो रही हो तो सेटिंग में जाओ, सेटिंग में जाके हाई क्वालिटी कर लो, बिल्कुल क्लियर आएगी वीडियो है जो। अब कोशिका झिल्ली 2 परत देखी अपन ने। कोशिका भित्ति की परिभाषा थी कि कोशिका झिल्ली के बाहर जो परत पाई जाएगी उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। अब इसकी जस्ट अपोजिट परिभाषा दे दो, ये दिखा दो। कोशिका भित्ति के अंदर की ओर जो परत पाई जाएगी वो क्या है? कोशिका झिल्ली। किससे मिलकर बनी होती है? ये तो होती है सेलुलोज से मिलकर बनी, और ये होती है प्रोटीन और वसा से मिलकर बनी। प्रोटीन व वसा। अब कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में पाई जाती है और जंतु कोशिका में पाई जाती है। अब काम क्या है? काम से लेना देना हमको। तो पहला काम तो वही करेगी जो कोशिका भित्ति करती है, कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करना। और दूसरा काम कोशिकांगों की सुरक्षा करना, यानी कोशिका के अंदर जो अंग पाए जाएंगे उनकी सुरक्षा करने का काम कौन करेगी? कोशिका झिल्ली। दोस्तों, कोशिका झिल्ली को एक नाम और है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। कोशिका झिल्ली में से कोशिका के लिए आवश्यक पदार्थ कोशिका के अंदर जा सकते हैं, जबकि अपशिष्ट पदार्थ कोशिका झिल्ली अंदर नहीं जाने देती। इसलिए कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कंपटीशन एग्जामों के लिए भी और तुम्हारे लिए भी। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक झिल्ली क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कोशिका के अंदर आवश्यक पदार्थों को आने जाने देती है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर रोक लेती है। इसीलिए कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। अब दोस्तों, कोशिका द्रव्य की बात आती है। कोशिका द्रव्य की क्या परिभाषा दोगे? देखो, ये कोशिका भित्ति, ये हो गई कोशिका झिल्ली, ये हो गया अपना केंद्रक। अब ये दो केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के मध्य जो द्रव भरा रहता है, केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के मध्य जो द्रव भरा रहता है उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। अब कोशिका द्रव में क्या पाया जाएगा? कोशिका द्रव में कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके, समझ में आ रहा है? दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, लेकिन आप धैर्य के साथ इसको सुनना पूरी। बस एक बार समझ नहीं आए तो दूसरी बार सुनना, लेकिन समझ में जरूर आ जाएगी 2 या 3 बार देखने पर आप। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने की, लेकिन नाम इसको सीबेंडा ने दिया। जैसे कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था तो
जन्म देने वाली माता अलग थी और पालन पोषण करने वाली माता अलग थी। वैसे ही ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको कृष्ण भगवान बोल सकते हैं अपन एक तरीके से। खोज अल्टमान ने करी, नाम किसने दिया? बेंडा। कौन सा बेंडा? सी बेंडा। अब माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन ये आ जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्यों? उसका आंसर ये है, माइटोकॉन्ड्रिया भोजन के ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जैसे अपन ने भोजन किया, अब भोजन जैसे पचेगा तो उसमें कौन सी क्रिया होगी? ऑक्सीकरण। 10th क्लास की जब वीडियो बनाऊंगा तो ये क्रिया को समझा दूंगा ऑक्सीकरण क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भोजन के ऑक्सीकरण से जो उत्पन्न ऊर्जा होती है, यानी भोजन के पाचन से जो एनर्जी उत्पन्न होगी, ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह हमारे शरीर में किसके रूप में संचित होगी? एटीपी के रूप में। हमारे शरीर में कुल 38 एटीपी ऊर्जा बनती है, एटीपी के रूप में संचित होती है शरीर में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस। अगर माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक दे दे तो भी लिख देना, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं तो भी लिख देना। अगर कार्य पूछ ले तो देखो, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करना, प्रकाशीय श्वसन में सहायक और वसा के उपापचय में सहायक। पहले खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करना, प्रकाशीय श्वसन में सहायक, फिर वसा के उपापचय में सहायक। दोस्तों ये वीडियो कंपटीशन के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन वाले ये तो पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चन इनमें से बनता है और वो कर नहीं पाते। इसको एक बार ध्यान से देख लो बस। फिर गाल्जी काय बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है। गाल्जी काय की जिसने खोज करी उस वैज्ञानिक के आधार पर इसका नाम दिया गया, क्योंकि वो पीछे को जैसे किसी के नाम के आगे लगा रहता है, पीछे को लगा रहता है उसकी जाति का नाम, वैसे ही इसने इसकी जाति का जो नाम है वो गाल्जी है, तो इसका नाम क्या पड़ गया? गाल्जी काय। इसकी खोज करी थी कैमिलो गोल्जी। किसने करी? कैमिलो गोल्जी। यह कोशिका के केंद्र के पास चपटी नलिकाओं के रूप में पाया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। अच्छा, कार्य क्या है? पहला, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में सहायक। माइटोकॉन्ड्रिया किसके उपापचय में सहायक था? वसा के उपापचय में। लाइसोसोम का निर्माण करना। लाइसोसोम किसको बोलते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली। जस्ट इससे अगला टॉपिक है, उसका निर्माण यही करेगा कौन? गाल्जी काय। तो लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? गाल्जी काय करता है। अब शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण। शुक्राणु में जो शुक्राणु को कई भागों में बांटा होता है, उसमें एक भाग होता है एक्रोसोम, तो उसका निर्माण कौन करता है? गाल्जी काय। फिर लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की? डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की। यह एक थैलीनुमा संरचना होती है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे बोलते हैं? लाइसोसोम को। कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों बोलते हैं? उसका आंसर, यह एक थैलीनुमा संरचना है जिसमें प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट आदि का पाचन होता है। लेकिन यदि किसी कारणवश या व्यवधान के कारण कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाए तो एंजाइम अपनी ही कोशिका का पाचन कर लेते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। कार्य, एक तो कोशिका का विभाजन करना, दूसरा गुणसूत्रों का पृथक्करण करना। पहला कोशिका का विभाजन करना, दूसरा कोशिका का पृथक्करण करना। दोस्तों इनके कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर कंपटीशन एग्जामों में इनके कार्य और इनकी खोज ये पूछी जाती है। 9th क्लास के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना।